8 मार्च के दिन यदि आप लोग सामाजिक विज्ञान का परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि अब आपके सामाजिक विज्ञान के परीक्षा में 3 से 4 दिन का ही समय शेष बच गया है और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक कंसंट्रेट होकर के, एकाग्रचित होकर के ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और इसमें जितने सारे भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे सारे क्वेश्चन का आंसर नीचे लाइव चैट में बताने की कोशिश करिएगा। तो चलिए फटाफट से हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और पहले नंबर क्वेश्चन से लेकर के सारे प्रश्न का उत्तर जानेंगे। लेकिन उसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और बिहार बोर्ड से संबंधित हर एक खबर की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए सबसे पहले नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। फटाफट से आप लोग नीचे लाइव चैट में आंसर बताते चलिएगा यदि आप लोग जवाब जानते होंगे तो। बोल्शेविक क्रांति कब हुई, पहला का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था, इसलिए पहला का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? नवंबर 1917 ईस्वी में। आप लोग ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। यह वाला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे हम आपको जितने सारे भी क्वेश्चन बताएंगे इस वीडियो में सारे क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे इसके बारे में बताइए। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो पुर्तगाली थे। दूसरा का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, तीसरा का सही जवाब हो जाएगा 1920 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, इसका जवाब हो जाएगा सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन, यानी कि तीसरा का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। चौथा नंबर क्वेश्चन सही जवाब कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो ध्यान रखिएगा 1925 ईस्वी में केबी हेडगेवार के द्वारा राष्ट्रीय स्वयं संघ सेवक की स्थापना हुई थी। 1925 ईस्वी में केबी हेडगेवार। चौथा का बी नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। पांचवा नंबर क्वेश्चन जल्दी से बताइए यदि आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो, और लास्ट में जरूर बताइएगा कि आप लोग का कितने क्वेश्चन का आंसर सही हुआ है। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो ध्यान रखिएगा 1918 ईस्वी, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर करके सामने आया। कौन सा सामाजिक वर्ग था जो कि बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में सामने उभर करके आया था? तो छठा का सही जवाब हो जाएगा मध्यम वर्ग, क्योंकि आप सभी लोग इतिहास में पढ़े होंगे कि बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में मध्यम वर्ग ही सामने उभर करके आया था। छठा का डी नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन काल में कौन से स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। उस स्थल मार्ग का नाम बताना है जिससे प्राचीन काल में एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। एशिया और यूरोप का व्यापार होता था रेशम मार्ग से। आप लोग ध्यान रखिएगा, रेशम मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। सातवां का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो आठवां का सही जवाब हो जाएगा फांसीवादी नाजीवाद शासन प्रणाली। कौन सी? तो फांसीवादी नाजीवाद शासन प्रणाली। आठवां का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है वह कौन सा पत्र था जिसने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल ली। उसका नाम बताना है, उस पत्र का नाम बताना है जिसने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल ली थी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, उस पत्र का नाम था अमृत बाजार पत्रिका। नौवां का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। उस पत्र का नाम था अमृत बाजार पत्रिका जिसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल ली थी। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है, यह कथन किसका है। मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है, यह कथन किसका है? तो ध्यान रखिएगा, यह कथन मार्टिन लूथर का है। मार्टिन लूथर का है। 10वां का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो 11 का सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड में। सोपानी कृषि के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा कि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा प्रचलित है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। ठीक है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 65, यानी कि 65%। ठीक है, प्राणियों के शरीर में 65% जल की मात्रा निहित होती है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि
दृष्टि से वनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, यानी कि कितने भागों में बांटा गया है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है, तो ध्यान रखिएगा 3 भागों में। ठीक है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को 3 भागों में बांटा गया है, ध्यान रखिएगा, भूगोल का क्वेश्चन है। अब चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। 1948 के बारे में पूछा जा रहा है कि 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा 400 हेक्टेयर, यानी कि बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में 400 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था, आप लोग ध्यान रखिएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 किलोग्राम, यानी कि 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग किया जाता है, 15 का बी नंबर ऑप्शन। अब चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा होता है। हम आपको कोयले के बारे में विस्तार रूप से भूगोल में पढ़ा चुके हैं कि सर्वोत्तम प्रकार क्यों होता है और क्यों इसको सर्वोत्तम प्रकार बोला जाता है। हम आपको बताए हैं कि जिस कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होता है वह कोयला सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला होता है, हम आपको बताए हैं। तो यहाँ पर कौन सा कोयला सबसे सर्वोत्तम क्वालिटी का है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो है वह सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला होता है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है। उपभोक्ता उद्योग, देखिए उपभोक्ता उद्योग कहने का मतलब कि सीधे फैक्ट्री से निकले और उपभोक्ता उसका सीधा सीधा उपयोग कर ले, तो कौन सा हो जाएगा, तो इसका चीनी उद्योग सही आंसर हो जाएगा। जो चीनी उद्योग है उसको उपभोक्ता उद्योग बोला जाता है। अब चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था, तो इसका सही जवाब 1986 ईस्वी हो जाएगा। 18 का ए नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाइराइट किस प्रकार का खनिज है। जो पाइराइट होता है वह किस प्रकार का खनिज है, तो ध्यान रखिएगा पाइराइट धात्विक खनिज होता है। ठीक है, जो पाइराइट होता है वह धात्विक खनिज, यानी कि 19 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितना है। बिहार की नगरीय आबादी के बारे में पूछा जा रहा है 2001 की जनगणना के अनुसार, तो आप लोग जल्दी जल्दी से बताइए 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितना था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10.5%। कितना हो जाएगा, 10.5%, यानी कि इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। रंग भेद के विरोधी कौन नहीं थे, आप सभी लोग जल्दी जल्दी से बताइए कि इस चारों ऑप्शन में से रंग भेद के विरोधी कौन नहीं थे, चारों व्यक्ति में से। तो ध्यान रखिएगा रंग भेद के विरोधी कौन नहीं थे, तो जेड गुड्डी इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका डी नंबर ऑप्शन। अब चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन, सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित होता है, जल्दी से बताइए। सांप्रदायिक राजनीति होता है वह किस धारणा पर आधारित होता है, तो इसका सही जवाब बिल्कुल सिंपल है, इसका सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक धर्म जो होता है वह दूसरे धर्म से श्रेष्ठ होता है, बढ़िया होता है। ठीक है, 22 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि एक धर्म दूसरे धर्म से बेहतर होता है, श्रेष्ठ होता है। चलिए संघ सरकार का उदाहरण कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हम आपको बहुत बार बता चुके हैं कि संघ सरकार का उदाहरण कौन सा है, तो 23 का सही जवाब अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, संघ सरकार का उदाहरण कौन सा है, तो अमेरिका, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ। 24 नंबर क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ, तो इसका सही जवाब 1970 हो जाएगा। ठीक है, सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश 1970 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था, ध्यान रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन। चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। चिपको आंदोलन, आप सभी लोग जानते होंगे कि चिपको आंदोलन वृक्षों को यानी कि पेड़ को बचाने के लिए किया गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पेड़ को बचाने के लिए, यानी कि 25 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अब चलिए 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से कहां से शुरू किया गया था, तो आप सभी लोग जानते होंगे कि ताड़ी विरोधी आंदोलन शुरू हुआ था आंध्र प्रदेश से। 26 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा कि ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। अब चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। राजनीतिक दलों की नींव कहने का मतलब हुआ कि सर्वप्रथम राजनीतिक दल का उद्घाटन कहां हुआ था, कौन से देश में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन। इसका मतलब कि इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन यानी
यानी कि सिर्फ ब्रिटेन भी आप लोग बोल सकते हैं। 27 का ए नंबर ऑप्शन। चलिए 28वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गठबंधन की सरकार बनाने की महानतम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है। देखिए गठबंधन कहने का ही मतलब होता है कि जहां पर 2-4 लोग आपस में गठबंधन कर लेते हैं, यानी कि आपस में आकर के मिल जाते हैं। तो कह रहा है कि किस प्रकार के दलीय व्यवस्था में, तो जाहिर सी बात है कि जब गठबंधन हो रहा है तो उसमें बहुत सारे दल रहेंगे, यानी कि बहुदलीय व्यवस्था में। 28 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है। राष्ट्रीय दल इसमें से कौन नहीं है। देखिए राष्ट्रीय दल कहने का मतलब होता है कि जो कि पूरे भारत भर में चुनाव लड़ता हो, ठीक है, पूरे भारत भर में, पूरे राज्य में चुनाव लड़ता हो, उसको बोलते हैं राष्ट्रीय दल। तो कह रहा है कि इसमें से कौन नहीं है। तो देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी तो है क्योंकि वह पूरे देश में चुनाव लड़ता है। उसके अलावा बहुजन समाज पार्टी भी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी है, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी जिसको शॉर्टकट में लोजपा बोलते हैं, ठीक है, यह राष्ट्रीय दल नहीं है। 29 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ है। तो इसका बहुत ही सिंपल जवाब होगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में है, यानी कि हमारे देश में ही है। 30 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। सबसे पिछड़ा राज्य बिहार राज्य है, आप लोग ध्यान रखिएगा, सबसे पिछड़ा राज्य बिहार जो कि हमारा राज्य है। 31 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सबसे पिछड़ा राज्य बिहार है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन है। शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन है। तो इसका सही जवाब आपको हम पहले भी बता चुके हैं, SEBI होता है। क्या होता है, SEBI होता है, शेयर बाजार की नियामक संस्था, यानी कि 32 का बी नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है। संस्थागत वित्त का साधन कौन है, व्यापारी है कि रिश्तेदार है कि व्यावसायिक बैंक है कि महाजन है। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा व्यावसायिक बैंक है। 33 का सी नंबर ऑप्शन। इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है, तो व्यावसायिक बैंक, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। वित्तीय राजधानी, वित्तीय राजधानी में बहुत सारे लड़के गड़बड़ा जाते हैं, वो गलत आंसर मार करके चले आते हैं। तो जल्दी से बताइए भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा मुंबई को। अगर आपसे ऐसे भारत की राजधानी पूछा जाए तो वह दिल्ली हो जाएगा, लेकिन वित्तीय राजधानी पूछा जा रहा है तो वह मुंबई हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक बीमारू राज्य नहीं है। देखिए लास्ट में बहुत सारे स्टूडेंट नहीं को छोड़ देते हैं, बिल्कुल आपको इस पर ध्यान रखना है। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन बीमारू राज्य नहीं है। तो देखिए बिहार तो सबसे ज्यादा बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश भी है, उड़ीसा भी है, लेकिन कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। 35 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। तो ध्यान रखिएगा वैश्वीकरण के मुख्य 5 अंग हैं। वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं, 5 अंग है, आप लोग ध्यान रखिएगा। पिछले वीडियो में हम 4 बता दिए थे आपको, जो कि मिस्टेक से हो गया था, उसको आप लोग सुधार लीजिएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। 36 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद चलिए 37 नंबर क्वेश्चन, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी। तो इसका सही जवाब 1986 ईस्वी हो जाएगा। कब हो जाएगा, 1986 ईस्वी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा 1986। 37 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता चिन्ह का प्रयोग होता है। जल्दी से बताइए, यानी कि जो सोने के आभूषण होते हैं वह कितना शुद्ध है, उसकी परिशुद्धता मापने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि हॉलमार्क का प्रयोग किया जाता है, यानी कि 38 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हॉलमार्क का प्रयोग किया जाता है। कुल 40 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, तो सिर्फ 2 क्वेश्चन और शेष बच गए हैं। 40 क्वेश्चन ही आपको बताएंगे, क्योंकि आपको 80 में से 40 क्वेश्चन ही बनाने रहते हैं, इसलिए हम 40 क्वेश्चन का यहाँ पर प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जितने सारे भी क्वेश्चन बता रहे हैं 40 क्वेश्चन ही है, लेकिन 400 क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। देखिए इसमें भी अक्सर लड़के कंफ्यूज कर जाते हैं कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। लड़के सोच लेते हैं सिंपल सा कि नदियों में बाढ़ आ गया, इसका मतलब कि पानी ज्यादा बढ़ गया, तो वो जल की अधिकता पर सही मार देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है। हम आपको बार बार सही जवाब बताते रहते हैं कि जब नदी के तलहटी में बहुत सारे अवसाद जम जाते हैं, गाद जम जाते हैं, जिसके कारण नदी क्या होता है, वो भर जाता है और जल का स्तर ऊपर की तरफ उठ जाता है। सबसे बड़ा कारण नदियों में बाढ़ आने का यही होता है। इसलिए आप लोग जल की अधिकता पर ध्यान न देकर के सी नंबर ऑप्शन पर ध्यान रखिएगा कि नदी की तली में अवसाद का जमना। 39 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है, नहीं तो आपका 1 नंबर मिस हो जाएगा। चलिए 40 और सबसे लास्ट क्वेश्चन, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। यानी कि जहां पर सबसे अधिक भूकंप आते हैं वैसे क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आयताकार होना चाहिए, ठीक है।
ठीक है। भवनों की आकृति कैसा होना चाहिए, तो आयताकार, यानी कि डी नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। 40 का डी नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर के हम आपको 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए, जो कि आपके 8 मार्च यानी कि सामाजिक विज्ञान के परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से दिमाग में सेट कर लीजिएगा, ताकि अगर इसमें से क्वेश्चन पूछा जाए, जो क्वेश्चन हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, उसमें से कम एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। इस बात का आप लोग अभी से ही प्रॉमिस कर लीजिए कि हमें ऑब्जेक्टिव में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को यह वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल हुआ होगा। इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा, या फिर काफी आपको रिवाइज करने के लिए मिला होगा। तो चलिए, फटाफट से आप लोग जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और उसके अलावा जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, पहली बार हमारे क्लास में भाग ले रहे थे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, हेल्पफुल वीडियो के साथ, यूजफुल वीडियो के साथ, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।